है, जिसमें अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इस गोष्ठी में आज तमाम बड़े अधिकारी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी 1000 से ज्यादा लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज इस कार्यशाला में जुड़े हैं, जिसमें तमाम जिलाधिकारी भी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स हैं और कई बड़े अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं और मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आज मंथन हो रहा है कि किस तरीके की तैयारी जो है मानसून 2025 की है और क्या कुछ काम करने की अभी जरूरत है। इसके साथ साथ अभी तक जो आपदाएं आई हैं, चाहे हम सिलक्यारा टनल की हम बात करें, जिस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर फंस गए थे, उन्हें वहां से किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा केदारनाथ में कई बार जो है आपदाएं देखने को मिली। इन तमाम चीजों पर भी चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से आपदा से निपटा गया, शासन प्रशासन के मदद से और मुख्यमंत्री का उसमें किस तरीके से योगदान रहा और आने वाले समय में, क्योंकि मानसून इस बार जल्दी आने की उम्मीद है, ऐसे में किस तरीके की तैयारी रखनी है। जो उनकी तमाम आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं उनको भी निर्देशित किया जाना है और मुख्यमंत्री भी अभी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस चीज पर मंथन भी चल रहा है कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखना है। बिल्कुल शुभांगी, आपने जैसे बताया कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। ये कार्यक्रम लगभग कितने बजे से शुरू होगा और कब तक चलने की संभावना है? देखिए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और सभी जो तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं, मुख्य सचिव यहाँ पर हैं, अब वो इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो कर चुके हैं। अभी गोष्ठी वहाँ पर चल रही है, तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा भी हो रही है कि अभी तक किस तरीके से जो आपदाएं थी उनसे निपटा गया, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और आने वाले समय में जो मानसून 2025 है, क्योंकि जल्दी आने की उम्मीद है, ऐसे में किस तरीके के विभाग को तैयारी रखनी है। इन तमाम चीजों पर इस कार्यशाला में, इस गोष्ठी में अभी बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी अभी जो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जिलाधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यशाला में आज जुड़े हुए हैं। 1000 से ज्यादा लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़े हैं और 200 से 300 लोग जो है इस कार्यशाला में अभी फिजिकली प्रेजेंट है। तो ऐसे में आपदा को लेकर जो है तमाम मंथन हो रहा है और इससे पहले जो आपदाएं आई हैं उसमें किस तरीके से हमने काम किया, उसको लेकर भी गोष्ठी में बातचीत, संवाद जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए पिछली बार जिस तरीके से मानसून वहां पर आया था और कई जगह हमने देखा था कि जैसे बादल फटने की खबरें सामने आई थी और कई गाड़ियां फंस गई, कई मौतों का आंकड़ा भी निकलकर सामने आया था और जाहिर तौर पर इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है किस तरीके की स्थिति दोबारा वहां पर ना बने। क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो अलर्ट है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक हफ्ते पहले मानसून की एंट्री देहरादून में होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मानसून पीरियड जब भी आता है तो कहीं ना कहीं तबाही लेकर जरूर आता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। भारी बारिश के कारण रास्ते जो हैं वो बाधित हो जाते हैं, कई बार नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आसपास के क्षेत्र है उन पर भी खतरा मंडरा रहा होता है। ऐसे में आपदा प्राधिकरण विभाग जो है इस बार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ पहले से ही काम कर रहा है और यही कारण है कि इसी उद्देश्य के साथ आज इस गोष्ठी का, इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद शिरकत की है। कई बड़े अधिकारी इसमें मौजूद हैं और इसी को लेकर संवाद किया जा रहा है कि आखिर अगर कोई इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो किस तरीके से टीम्स को तैयार रहना है। और आज तक भी जिस तरीके की स्थितियां बनी थी, चाहे वो हम केदारनाथ आपदा की बात करें, चाहे हम सिलक्यारा टनल की बात करें, जिस तरीके से वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, इनको लेकर लगातार संवाद किया जा रहा है। लगातार जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे और यही उद्देश्य है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बार पहले मानसून आने की उम्मीद है और यही कारण है कि इस बार पहले से ही तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भूस्खलन की समस्या हर वर्ष देखने को मिलती है, ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम्स है, एनडीआरएफ की टीम्स है, अन्य टीम्स है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो आपको किस तरीके से अलर्ट मोड पर रहना है, किस तरीके से जल्द उस पर रिस्पॉन्ड करना है। इसी के उद्देश्य के साथ आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें देखिए वहां कार्यशाला से सामने आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार जो आपदा प्रबंध हैं उनको भी अलर्ट करने की कोशिश की जा रही। तो ये लाइव तस्वीरें कार्यशाला से सामने आ रही हैं जहां पर कार्यशाला की शुरुआत देखिए हो चुकी है और आपको बता दें कि इस बार देहरादून में मानसून पहले ही आने की उम्मीद है, जिसको लेकर आपदा की हमेशा देहरादून से खबरें सामने आती रही हैं और इस बार इस तरीके की स्थिति ना बने उसके लिए लगातार सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रही है। तो आपको बता दें कि अब इस कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे जिनसे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे।
तो देखिए लाइव तस्वीरें उस वक्त की जहां मुख्यमंत्री कार्यशाला में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही इस कार्यशाला की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भी कई अधिकारी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। आगामी मानसून को लेकर मंथन जारी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मानसून से पहले ही नदी, नहर और बरसाती नालों को साफ किया जाए। नगर निगम, नगर पालिका और स्मार्ट सिटी में जल भराव वाले स्थानों का स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए। बरसात के दौरान ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए सबसे पहले ही ट्रैफिक पुलिस को सचेत कर दिया गया है। आने वाले मानसून सत्र के अंतर्गत जो मानसून आने वाला है उसके विविध जो सड़कें हैं, नहरों का चैनलाइजेशन है, हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयों की स्तर है उनका वितरण है, फूड विभाग का 3 महीने के अंतर्गत राशन वहाँ जहाँ जहाँ भेजना था वो है, और साथ ही इसके कारण जो है सिविल लाइनें खुली पड़ी हैं, अगर कोई होल खुला पड़ा है तो उसको ठीक करना। इस तरह PWD की सड़कें टूटी है कि गड्ढा है तो गड्ढे को ठीक करना। ऐसी इस प्रकार से यदि पेड़ टूट के गिर जाते हैं उन पेड़ों को तुरंत व्यवस्थित रूप से हटाना। अन्य प्रकार के जो कार्य, नाले चौक पड़े हुए हैं उनको नालों की सफाई करने के लिए एक संरचित रूप से कार्य आगे के लिए बढ़ाना। जो जनता से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं जिनके कारण जनता परेशान है उसके संबंध में भरपूर रूप से यहाँ चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी अंकिता के साथ हुए बर्बर कृत्य पर कोर्ट का फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से एक संदेश साफ है कि उत्तराखंड में कानून का राज है और बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया गया था कि इस मामले की जांच और कार्रवाई में कोई भी कोताही अब नहीं बरती जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी थी कि समाज में संदेश जाए कि अपराधी चाहे जो भी हो वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए और लगभग 1000 दिन 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, ये हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है उससे समाज में ये संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो वो कानून से ऊपर नहीं है, और इस प्रकार के जो फैसले हैं वो आने वाले समय के लिए भी एक साफ संदेश हैं, एक नजीर हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोर्ट और सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि इस तरीके के अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे अपराधियों के लिए एक सबक बन सके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और एक बहुप्रतीक्षित फैसला आज माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया, तो मैं समझता हूं कि आज पीड़ित पक्ष को निश्चित रूप से एक उनके जो दुख है उनमें थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। और मेरा मानना ये भी है कि अपराधी, इस प्रकार का अपराधी या किसी भी प्रकार का अपराधी, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि इसका एक नज़ीर बन सके, एक संदेश जा सके और आने वाले समय पे जो इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनको 100 बार सोचना पड़े कि यदि हम कोई इस प्रकार का काम करेंगे तो उनके साथ इसी प्रकार का निर्णय होगा।
लंबे समय के इंतजार के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये उन लोगों पर तमाचा है जो अंकिता भंडारी मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे। सरकार बार बार कह रही थी कि मामला कोर्ट में है, सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया है। घटना के बाद डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, अपराधी को पकड़ लिया गया था, बाकी काम कानून को करना था। मंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने अंकिता मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिसका जवाब कोर्ट ने दिया है। ये चूंकि मामला न्यायालय में था और न्यायालय एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए हेयरिंग के बाद निर्णय लेता है। और ये तमाचा सीधे सीधे उन लोगों पे है जो अंकिता भंडारी को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया करते थे। जब सरकार बार बार कहती थी मामला न्यायालय में है, सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया था। उसके बाद उसका डेड बॉडी रिकवर कर दी थी, अपराधी उसमें एक्यूज को पकड़ लिया गया था, यही सरकार का काम था, बाकी काम कानून को करना था। आज कानून ने निर्णय लिया, निश्चित रूप से ये निर्णय स्वागत योग्य भी है। और दूसरी तरफ उन लोगों पर, उन पार्टियों पर करारा तमाचा है जिन्होंने सरकार को अंकिता हत्याकांड के नाम पे घेरने की कोशिश की। खबर विकासनगर से है, जहां देवभूमि की चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में 47 गवाहों की गवाही और लगभग 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल ही गया, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने शहीद स्थल पर कैंडल जलाकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। दल के केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कोर्ट को धन्यवाद किया। आज 3 साल बाद न्याय मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम उन साथियों का जो लगातार 3 साल से सड़कों पे हैं, और विशेष तौर से न्यायपालिका का, कि आज उत्तराखंड का आम जनमानस, अंकिता भंडारी को तो न्याय मिला ही है, लेकिन उत्तराखंड का आम जो जनमानस है, जो इस आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं, उनको भी न्याय मिला है। और हमारा तो सीधा ये कहना है कि अभी तो एक पहली लड़ाई है, बड़ी लड़ाई हमने जीत ली। दूसरी लड़ाई है कि जो वीआईपी है, जिसको सरकार बचाने की कुछ चेष्टा कर रही है, ऐसा ना हो कि सरकार के ताबूत पे वो वीआईपी आखिरी कील न साबित न हो। इसलिए सरकार का काम है कि वो उसको उजागर करे और उसे जो है वही सजा उसको दे जो ये 3 लोगों को, हत्यारों को मिली। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में टीबी और खसरा रुबेला उन्मूलन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के उपयोग की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों और प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 100 दिवसीय तीव्र टीबी उन्मूलन अभियान को जन भागीदारी के साथ लागू किया गया है। विशेषकर आदिवासी और उच्च प्रभावित क्षेत्रों में लक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का टिहरी अब धीरे धीरे शिक्षक का हब बनता जा रहा है, जिस पर विधायक किशोर उपाध्याय का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की अगर स्थापना हो जाए तो टिहरी शिक्षा का बेहतर हब बन सकता है, जहां छात्र छात्राओं को कोर्स करने के लिए एक बेहतर मौका मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए पहले से ही ऐलान किया जा चुका है, मगर देरी कहां हो रही है वो समझ से परे है, जिसके लिए किशोर उपाध्याय ने धन सिंह रावत को पत्र लिखा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अगर क्या उसको बनना ही है तो मेरे विचार से ये जो टिहरी शहर की समस्याएं हैं, ये खाली हो रहा है, यहाँ किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं है, तो उससे काफ़ी जो है यहाँ प्रगति होगी। अब हमारा केंद्रीय सेंट्रल स्कूल तो बन ही रहा है, साथ में जो है हमको वहाँ पर भी एक अच्छा, जिससे जो यहाँ पर फैकल्टी आई वो रुक सके, तो बच्चों के लिए एक अच्छा जो है वो स्कूल भी बनाने की हमारी कोशिश है। इसको हम शिक्षा के हब के रूप में चंबा, नई टिहरी और भागलपुर को विकसित करने का काम करते हैं।
राजकीय नर्सिंग कॉलेज रानी नांगल में बीजेपी ने रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी पर गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में समर्पित रही न्याय, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा का जिक्र किया गया। अहिल्याबाई होलकर ने अपना पूरा जीवन प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक योगदान में दिया। इस दौरान राजकीय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य ने भी छात्राओं को रानी अहिल्याबाई से प्रेरित होकर धर्म परायण और लोक हितों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सजा देना, मैंने कोई गलत नहीं किया है, पति के प्रति जो दायित्व है ना। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि माता अहिल्याबाई जो त्याग, तपस्या, समर्पण की देवी हैं, प्रतिमूर्ति हैं, उनके 300वीं जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया है। आज इस अवसर पे आज यहाँ अकेले खड़े भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने माता अहिल्याबाई होलकर के जीवनी को आज मनाया है और समस्त इस बीएससी नर्सिंग कॉलेज, महिला नर्सिंग कॉलेज की बेटियां हैं, बहनें हैं, इनके बीच में माता अहिल्याबाई का त्याग, तपस्या आज इस गोष्ठी के माध्यम से हमारी बेटियों को उनके जीवन के बारे में पता चला और हम उम्मीद करते हैं कि माता अहिल्याबाई के जीवन से नई उम्र की बेटियां सीख लेते हुए अपने जीवन को जिएंगी। देश में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से ही उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। चार धाम यात्रा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया। तो वहीं रुड़की में भी कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल अलर्ट मोड पर है। किट, दवाइयां और मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। एक नया वेरिएंट कोरोना का NB 1.8.1 ये दोबारा से एंट्री करी है इसने और पूरे देश में ही करीबन 1000 से ऊपर केसेस के जो है डाटा है वो निकले हैं। तो उत्तराखंड शासन के द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो सन 2020-2021 के अंदर जो कोरोना आया था उसकी गाइडलाइंस को दोबारा से जारी करते हुए उस पर पूरा ध्यान देने की कहा गया है। हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। मामले की जांच कर रहे सीनियर IAS रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और SDM की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार की मेयर जांच से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि CM धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हो रही है और उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा ज़मीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पर तुरंत जब हमारे संज्ञान में आए हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां ऋषिकेश में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। गंगा में नहाते वक्त 3 बच्चियां डूब गईं, तो डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई इस दौरान और ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बच्ची को फिलहाल बचा लिया गया। तो वहीं SDRF की टीम ने दोनों बच्चियों के शव को भी बरामद किया। दोनों बच्चियों की मौत से इलाके में शोक है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां नहर में नहाने गई 3 बच्चियां डूब गई थी, लेकिन उनमें से एक बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 बच्चियों की मौत की खबर सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त देखिए आप तक पहुंचा दे रहे हैं। 2 बच्चियों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो ऋषिकेश में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां गंगा नहाते वक्त 3 बच्चियां डूब गई। फिलहाल 2 जो बच्चियों की मौत हुई है, SDRF ने उनका शव गंगा से बाहर निकाल लिया है और एक बच्ची को सुरक्षित बाहर वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने निकाला। उनकी सूझबूझ से एक बच्ची को फिलहाल बचा लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये 3 बच्चियां थीं जो गंगा नहाने के लिए गई थीं और उसी दौरान वो डूब गई और जिसमें से 2 बच्चियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और ये जो 3 बच्चियां वहां पर डूबी हैं, क्या ये रिलेटिव थी या फिर सहेलियां थी? क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में?
बिल्कुल, ये ऋषिकेश का आईडीपीएल क्षेत्र में जो विस्थापित क्षेत्र है, गंगा के तट पे ये क्षेत्र है, वहां का मामला है। वहां पर ये 3 बच्चियां जो हैं ये नहाने के लिए जा रही थी, क्योंकि नेपाली मूल रूप से नेपाली वर्ग से ये आती हैं बच्चियां, और साथ विशेष तौर से ये घर से ये किसी के यहाँ आई हुई थी, जो जानकारी मिल रही है। और वहां पर जाने के बाद जब ये घाट पे गई तो वहां पर इनका पैर फिसला। एक का पैर फिसलने के बाद जो है 2 बच्चियां उनको बचाने के चक्कर में जो है वो अंदर गई। तो आस पड़ोस जो लोग खड़े थे, जो दूर लोगों ने आते जाते देखा, तो उन्होंने फिर 2 बच्चियों को, तीनों बच्चियों को बचाने की कोशिश करी। उसके बाद एक बच्ची को तो बचा लिया गया, पर एसडीआरएफ की टीम भी तमाम जो सूचनाएं थी उसके बाद पहुंच गई, और लगातार पहुंचने के बाद जो है 2 बच्चियां नहीं बच पाई, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई बच्चियों की, और एक बच्ची जो है बचा ली गई है। हालांकि ये मामला जो है बिल्कुल गंगा के तट का है, क्योंकि गंगा के तट पे रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन पे जो जानकारी एसडीएफ अधिकारियों ने जो दी, जो बताया जा रहा है कि कहते हैं कि वो बच्चों का पैर फिसल सकता है, या पुख्ता क्योंकि जानकारी नहीं थी अभी, वो केवल एक अंदाजा लगा रहे थे कि जो भी है, क्या कहते हैं, अभी उसकी जांच की जाएगी। और जिस तरह का ये वाकया हुआ है, ऐसे लगातार अचानक यहाँ के मामले काफी आ जाते हैं, क्योंकि घाट के किनारे लोग जो है नहाने के लिए जाते हैं, यात्री हो चाहे लोकल यहाँ के जो अनजान लोग जिनको जानकारी नहीं होती, वो कई बार नहाने के लिए जाते हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, और लगातार ऐसे हादसों में जो है लगाम लगाने की एसडीआरएफ की टीम या तमाम शासन प्रशासन लगा हुआ है, पर आज तक इन मामलों को लेकर आज तक लगाम नहीं लग पाई। जी बिल्कुल विपिन, क्या वो जो 3 बच्चियां थी उनकी उम्र लगभग क्या रही होगी? और जिस तरीके से आपने बताया कि नहाने गई थी नहर पे, और वो जहां डूबी है तो जाहिर तौर पर वो गहरा होगा, जो नदी जहां गंगा में वो नहाने गई गहराई होगी वहां पर। तो आसपास जिस तरीके की व्यवस्था की जाती है, तार बांध दिए जाते हैं, एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि खतरे का निशान इसके नीचे न जाए, वैसी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? बिल्कुल, सबसे पहले बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी चीज जो ऋषिकेश के घाटों पे देखी जाती है, जो त्रिवेणी घाट है या मेन जो घाट है, चाहे राम झूला की बात करें, लक्ष्मण झूला की बात करें, या तमाम जो एक जो फेमस घाट है, उन फेमस घाट में तो खैर सारी सुरक्षा है, पर गंगा का जो धारा है, जो अवरल धारा है, वो कहीं रेतीली जमीनों से हर जगह के स्थान से होती भी जाती है। तो ऐसी जो गंगा के किनारे जो सटे हुए घर हैं, जो लोग रहते हैं जो गंगा के तट पे, तो उन लोगों के साथ ये समस्याएं हालांकि बन जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई रिश्तेदार या कोई भी मेहमान आता है तो वो उसे जानकारी नहीं होती, और वो गंगा जी में नहाने के लिए उस तट पे। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण का आज आयोजन होना था, और इसमें मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंच चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से सबक लेते हुए काम करना है। हम सभी जानते हैं, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बहुत बातें कही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को टाल नहीं सकते, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया से थोड़ा सतर्क रहकर और समन्वित राहत एवं बचाव करने के माध्यम से जन धन की जो हानि है, उस हानि को काफी कम कर सकते हैं। यानी कि आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है, और इसके लिए जरूरी है, जैसा राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, पूरी सजगता संवेदनशीलता के साथ आपदा से पूर्व सारी तैयारी हमको सुनिश्चित करनी है, क्योंकि मेरा मानना है आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा एक सामूहिक दायित्व है, जिसमें प्रशासन भी है, स्थानीय निकाय भी है, स्वयंसेवी संगठन है, और आम जन सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन विभाग तो एक नोडल जैसा विभाग है, जो सबका समन्वय करने का काम करता है। आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। वहीं पुलिस कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है। अन्य विभाग त्वरित रूप से जहां आवश्यकता होती है वहां पर जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लोग उपचार करने के लिए घायलों को ठीक प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। पीडब्ल्यूडी हमारा सड़क और पुलों की मरम्मत करता है। इसके अलावा अन्य भी विभाग, छोटे बड़े विभाग सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, और इस प्रकार सभी विभाग मिलकर
और सभी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से आपदा प्रबंधन को सफल बनाते हैं, आपदा में राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि इन सभी इकाइयों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो जाए, संवाद अच्छा हो, स्पष्ट कार्य विभाजन न हो, तो राहत और बचाव कार्यों में विलंब होगा, जिससे धन भी ज्यादा लगेगा, धन की हानि भी बढ़ सकती है। अनेक प्रकार का इसका जो आपदा का प्रभाव कम होना चाहिए वो अधिक हो सकता है। इसलिए विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन में। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। पंजाब सरकार ने शिक्षा को और बेहतर बनाने की जो हर मुमकिन कोशिश की है, उसका गुणगान पूरा प्रदेश कर रहा है। एक तरफ सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव से लेकर शहरों तक बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकालयों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 196 लाइब्रेरियां खोली जा चुकी हैं, जबकि 135 लाइब्रेरियां अभी निर्माणाधीन हैं। इन पुस्तकालयों में जाकर पंजाब के युवा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी है, कंप्यूटर भी है,